नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंजलि। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। कोयला घोटाला के खिलाफ भाजपा करेगी देशव्यापी रैली। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की, कसाब को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। असम में बंद पर प्रतिबंध, अब तक 95 की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 26/11 की लाइव रिपोर्टिंग पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य। स्टेडियम विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकी गिरफ्तार। तेहरान यात्रा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खामनेई और अहमदीनेजाद से मुलाकात। विजय योगेश्वर को खेल रत्न और 25 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोयला मामले में यूपीए सरकार के खिलाफ जंग तेज करते हुए भाजपा अब सड़कों पर उतरने जा रही है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी पार्टी आगामी शुक्रवार से इस मुद्दे को संसद के बाद अब जनता के बीच ले जा रही है। इसके तहत आगामी 31 अगस्त से 2 सितंबर तक देश के 40 शहरों में रैलियां आयोजित की जाएंगी। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा तो हमेशा ही संसद की कार्यवाही सुचारू तौर पर चलाने के लिए तैयार है। सरकार आज हमारी मांग मान ले तो कल से संसद चल सकती है। शुक्रवार से भाजपा कोयला घोटाले को लेकर प्रमुख 40 शहरों में यूपीए सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएगी। इन रैलियों में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। इन रैलियों से लोगों को कोयला घोटाले के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। भाजपा ने कोयला मामले में केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के बाद अब कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। जावड़ेकर ने मीडिया की खबरों का हवाला देकर कहा कि जायसवाल के रिश्तेदारों को भी 8 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए। कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे कि अब तो ये स्पष्ट है मनमोहन सिंह भ्रष्ट है। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता कर रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करने की घोषणा के साथ ही दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपीए 2 का संविधान में भरोसा नहीं रहा है। यदि केंद्र सरकार संविधान में विश्वास रखती है तो उसके प्रधानमंत्री को तत्काल पद छोड़कर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। संविधान का तकाजा है कि जांच के दौरान आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकते। इससे जांच प्रभावित होने का पूरा खतरा है। इसलिए प्रधानमंत्री को पद छोड़कर जांच में सहयोग करना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि जिस जांच एजेंसी कैग से कोल ब्लॉक आवंटन में 1.86 लाख करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है, वह एक संवैधानिक एजेंसी है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा कोल ब्लॉक आवंटन में हुए घोटाले की लड़ाई को अंत तक ले जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बहस कराकर इस घोटाले को रफा दफा करना चाहती है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर दिन एक नया और बड़ा घोटाला सामने आ रहा है।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नकुल भारद्वाज ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदर्शनकारियों को मनोरंजन मिश्र, नितिन कैग, राजेश यादव, अनुज शर्मा समेत दूसरे पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। मुंबई आतंकी हमलों के दोषी अजमल कसाब को दी गई मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने का स्वागत करते हुए भाजपा ने बुधवार को पाकिस्तानी आतंकवादी को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग की। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि जिन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा और निर्दोष लोगों की जान ली, वे किसी दया के हकदार नहीं हैं। बिना देरी के कसाब को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। बस बहुत बिरयानी खा चुका वो। पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। नकवी ने आतंकवाद संबंधी मामलों से निपटने के लिए अलग कानून बनाए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से आतंकवादी के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए हर तरह के कदम उठाने चाहिए। नकवी ने आतंकवाद संबंधी मामलों से निपटने के लिए अलग कानून बनाए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आतंकवादी के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। उसने देश की शांति को नष्ट करने का प्रयास किया, इसलिए उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। असम में कुछ संगठनों की ओर से बंद का आह्वान कर सामाजिक तनाव बढ़ाने के प्रयास पर केंद्र की चिंता के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर सभी तरह के बंद को अवैध घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं वरिष्ठ मंत्री नीलोमणि सेन डेका ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 90% हिंसा लगातार होने वाले बंद के कारण हुई, जिससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। डेका ने कहा, मैं समाज के लोगों और गैर सरकारी संगठनों से बंद का आह्वान नहीं करने की अपील करता हूं। इस बीच आईजीपी LR बिश्नोई ने कहा कि 7 और शव मिलने से असम हिंसा में मरने वालों की संख्या 95 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर आयोजित बंद के दौरान हुई हिंसा से राज्य के प्रभावित जिलों में तनाव बरकरार है। मुख्यमंत्री गोगोई ने कहा, थल सेना हमारी मदद कर रही है। उन्हें अवैध हथियार एवं असलहे जब्त करने के पूरे अधिकार दिए गए हैं और मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि थल सेना को चिरांग एवं बोगाई गांव में सक्रिय किया गया है और जल्द ही अन्य जिलों में भी ऐसे ही अभियान शुरू होंगे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा, 90% हिंसा लगातार होने वाले बंद के कारण हुई, जिससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। 26/11 मामले की लाइव रिपोर्टिंग किए जाने पर मीडिया को लताड़ लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ये पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य था, क्योंकि इससे सुरक्षा बलों का आतंकवादियों से मुकाबला निहायत ही मुश्किल हो गया था। न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम और न्यायमूर्ति CK प्रसाद की पीठ ने आतंकवादी आमिर अजमल कसाब की फांसी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हवाला देकर टीवी चैनलों के व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश ऐसे हालात में बिल्कुल ही गलत और अस्वीकार्य है। संविधान की धारा 19 के तहत मिली हर आजादी की तरह भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी पर भी कुछ युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। पीठ ने कहा कि कोई भी हरकत जिससे किसी दूसरे को अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीने के अधिकार का हनन होने की आशंका हो या ऐसी किसी करतूत से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होने की आशंका हो, उसे कभी भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि ये संदेह से परे है कि जिस तरह से सुरक्षा बलों के अभियान को आसानी से दिखाया गया, उससे सुरक्षा बलों का काम न केवल काफी मुश्किल हो गया बल्कि काफी खतरनाक और जोखिम भरा भी हो गया। पीठ ने मीडिया की इस दलील पर भी सवाल उठाए कि इसके लिए विनियामक तंत्र उसके भीतर से ही होना चाहिए। पीठ ने कहा कि ऐसे ही मामलों में किसी संस्था की विश्वसनीयता को परखा जाता है। मुख्य धारा की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से किए गए मुंबई आतंकवादी हमले की कवरेज से इस तर्क को काफी नुकसान पहुंचा है कि मीडिया के लिए कोई विनियामक तंत्र इसके भीतर से ही होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि मुंबई पर किए गए आतंकवादी हमलों की लाइव रिपोर्टिंग जिस तरह से की गई, उससे भारतीय टीवी चैनल राष्ट्रीय हित या सामाजिक हित का कोई काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर अपने वाणिज्यिक हितों को साध रहे थे।
पीठ ने कहा कि टीवी चैनलों की ओर से जो शॉट और तस्वीरें दिखाई गईं, वे तब भी दिखाई जा सकती थी जब आतंकवादियों से मुकाबला खत्म हो जाता और सुरक्षा अभियान खत्म हो गया होता। न्यायालय ने कहा कि लेकिन तब टीवी कार्यक्रमों में वह रोमांच नहीं रह जाता और चैनलों की टीआरपी रेटिंग में इजाफा नहीं हो पाता। चैनलों की ओर से की गई लाइव कवरेज को लापरवाह करार देते हुए पीठ ने कहा कि इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिससे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की नजरों से पूरी तरह छिपकर अपने आप को उनकी गतिविधियों और हथियारों से किए जा रहे हमले से बचाए रखा था। न्यायालय ने कहा कि एक ओर जहां आतंकवादी सुरक्षा बलों की नजरों से खुद को पूरी तरह छिपाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर टीवी स्क्रीन के सहारे सीमा पार बैठे आतंकवादियों के आका सुरक्षा बलों की स्थितियों और उनकी हर एक गतिविधि से वाकिफ होकर इसकी सूचना हमले को अंजाम दे रहे आतंकवादियों को दे रहे थे। आतंकवादियों और विदेश में बैठे उनके आकाओं के बीच हुई बातचीत के प्रतिलेख का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये दिखाया जा सकता है कि दहशतगर्दों से संपर्क में रहे लोग सुरक्षा बलों की हर एक गतिविधि से बाखबर थे। न्यायालय ने कहा कि हर चैनल मिनट दर मिनट घट रही एक एक गतिविधि से जुड़ी खबर देने के मामले में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पीठ ने कहा कि बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट में एक जगह आतंकवादियों के आका अपने नुमाइंदों से बातचीत के दौरान मीडिया में आ रही एक अटकल भरी खबर का मजाक उड़ाते हैं। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से ताल जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि उनमें से एक अंग्रेजी अखबार का पत्रकार भी है। पुलिस ने 4 लोगों को हुबली से गिरफ्तार किया जबकि एक को बेंगलुरु से। राजधानी में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मुतीउर रहमान सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार का पत्रकार है। पत्रकार को कर्नाटक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। माना जा रहा है कि इन लोगों का हाथ चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए डबल धमाकों में भी है, जो 2010 में आईपीएल सेमीफाइनल मैच के ठीक पहले हुए थे। वह मैच बेंगलोर और मुंबई के बीच खेला गया था। पुलिस 5 से गहन पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में पिछले धमाकों से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इन लोगों का कोई आगे का प्लान तो नहीं है। यही नहीं, पुलिस ये भी पुष्टि करने के प्रयास कर रही है कि इनके इंडियन मुजाहिदीन के साथ कितने गहरे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति समेत विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है कि खामनेई किसी गैर मुस्लिम नेता से मिलते हैं। 73 वर्षीय खामनेई के साथ बैठक से पहले सिंह ने ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद से भेंट की। बाद में देश के सर्वोच्च नेता के साथ बैठक में राष्ट्रपति भी शामिल हुए। दोनों बैठकों के बारे में आधिकारिक बयान तत्काल नहीं मिल पाया है। बहरहाल भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इन बैठकों में आपसी व्यापार, मेजबान देश के पक्ष में बहुत अधिक झुके होने, भारत को तेल एवं गैस की आपूर्ति के साथ साथ अन्य द्विपक्षीय मुद्दों एवं सीरिया मामला समेत अंतर्राष्ट्रीय मसला संभवतः छाया रहा। हालांकि भारत और ईरान के बीच किसी तरह की जिच पैदा करने वाली चीज नहीं है, पर भारत चाहता है कि ईरान भारतीय गेहूं तथा चाय समेत अन्य वस्तुओं का आयात बढ़ाए। अमेरिकी प्रशासन ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम के मद्देनजर भारत और अन्य देशों पर उसके संबंध सीमित करने के लिए लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री की ईरान के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का काफी महत्व है। अमेरिका की आपत्ति के बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान से तेल की खरीद जारी रखेगा। सरकारी सूत्रों ने कहा, हम ईरानी तेल के अभी भी सबसे बड़े खरीदार हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। सूत्रों ने हालांकि कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान से भारत जाने वाले तेल वाहक पोतों के लिए बीमा सुविधा को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है, जिसे सुलझाया जा रहा है। इन बैठकों ने दोनों देशों को सीरिया के बढ़ते संकट के साथ विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर एक दूसरे के विचारों को समझने और उन्हें स्पष्ट करने का मौका प्रदान किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खेल दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज विजय कुमार और पहलवान योगेश्वर दत्त को संयुक्त रूप से देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया, जबकि चैंपियन क्रिकेटर युवराज सिंह समेत 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस पर हर साल ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
इस बार 8 कोचों को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। ध्यानचंद और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भी राष्ट्रपति ने प्रदान किए। पिस्टल निशानेबाज विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक, जबकि योगेश्वर दत्त ने कुश्ती की 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वहीं कैंसर से उबरकर भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करने वाले युवराज पिछले साल विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के नायक थे। युवराज जब पुरस्कार लेने के लिए आगे आए तो सबसे अधिक तालियां उन्हीं को मिली। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में भले ही 12वें और आखिरी स्थान पर रही, लेकिन इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एकमात्र खिलाड़ी सरदार सिंह का स्वागत भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ। पैरा ओलंपिक एथलीट दीपा मलिक व्हीलचेयर में बैठकर पुरस्कार ग्रहण करने आईं। उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान खेल मंत्री अजय माकन, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन तथा खेलों से जुड़ी कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। अर्जुन पुरस्कार का फैसला 2004 ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किया, जिसमें अखिल कुमार, खजान सिंह, बाईचिंग भूटिया और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। अर्जुन पुरस्कार आमतौर पर एक साल में 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन 2012 ओलंपिक वर्ष था और भारत ने लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते, जो ओलंपिक खेलों में देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसलिए खेल रत्न 2 और अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया गया। पदक और प्रशस्ति पत्र के अलावा खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे गए प्रत्येक खिलाड़ी को 7,50,000 रुपए, जबकि प्रत्येक अर्जुन पुरस्कार विजेता को अर्जुन की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। तो ये थे समाचार विस्तार से। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।